everyone. In the previous lecture, we have seen the calculation for the wind load. That is we have seen one of the single story industrial building in which we have calculated the intensity of the wind load. So today we are taking one of the problem for the design of the truss. Okay, just live load, dead load calculation हम लोग यहाँ पे देख ही लेंगे. You have the experience for the wind load calculation. Now if you observe the question, design a fan roof truss. Okay, question तुम लोगों को ऐसे ही दिया रहेगा. मे बी आपको स्केलेटन भी दे सकता है. सो फैन रूफ ट्रस कुछ इस तरह दिखेगा. वॉट एवर यहाँ पे जो तुम लोगों के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो अपने को खुद से कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन में ऑलरेडी जो गिवन है वही अपने को यूज़ करना है. सो डिज़ाइन ए फैन रूफ ट्रस एज शोन इन फिगर हैविंग ए स्पैन ऑफ 9 मीटर विथ रूफ स्लोपिंग ऑफ 30 डिग्री. ओके, स्पैन दिया हुआ है, ऑब्वियसली रूफ स्लोपिंग भी दिया हुआ है. स्पैन और रूफ स्लोपिंग अगर अपने को पता है तो हम लोग ये साइड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द ट्रसेस इज 4 मीटर. सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मतलब अगर ये एक ट्रस है तो उसके पीछे दूसरा जो ट्रस रहेगा इट इज़ एट 4 मीटर. तो उनका डिस्टेंस अपने को पहले से नोन है. द हाइट ऑफ द केव्स इज एक्चुअली इट्स यूज हम लोगों ने थोड़ा इधर करेक्शन करना चाहिए. इट इज़ यूज. ओके, यूज मतलब जो तुम लोगों का कॉर्नर रहता है दैट इज़ दिस. यहाँ पे अगर चेक करोगे तो इसका जो हाइट है फ्रॉम द बॉटम इट इज़ 6 मीटर. जैसे हम लोगों ने देखा था यूज का हाइट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम. द रूफिंग मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द गैल्वनाइज्ड आयरन स्टील. ओके, यहाँ पे खुद से उन्होंने मटेरियल दिया हुआ है. अगर नहीं भी दिया रहता तो भी हम लोग एज्यूम कर सकते थे. दैट इज़ द रूफिंग मटेरियल इज कंसिस्ट ऑफ GI शीट्स. द स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड इन द विसिनिटी ऑफ द पुणे फॉर विच विंड स्पीड इज़ 39 मीटर पर सेकेंड. ऑलरेडी उन्होंने गिवन है कि पुणे का जो विंड स्पीड रहेगा, बेसिक विंड स्पीड इट इज़ 39 मीटर पर सेकेंड. इफ इट इज़ नॉट गिवन वी कैन यूज़ दी IS 875 पार्ट 3. उसके लास्ट में जो टेबल है वहाँ से तुम लोगों को ये विंड स्पीड मिल सकता है. इट इज़ ए जनरल बिल्डिंग क्लास विंड स्पीड 39 मीटर पर सेकेंड गिविंग रिक्स कोएफिशिएंट दैट इज़ K1. तुम लोगों का K1 का वैल्यू 1 है. It is structure with closely spaced building with the height up to 10 meter and greatest dimension less than 20 meter and width 6 meter. तो टेरेन कैटेगरी 3 क्लास A उन्होंने खुद से इंडिकेट किया है और उसके लिए अपने को कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है दैट इज K2. इट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0.91 whereas टोपोग्राफी फैक्टर विच इज़ K3 इज़ 1. K4 निकालने की ज़रूरत नहीं. K4 डायरेक्टली अगर यहाँ पे उन्होंने साइक्लोनिक रीजन नहीं बोला है, मोस्ट ऑफ दी तुम लोगों को अभी तक कोई कंसिडर नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम लोग K4 का वैल्यू 1 एज्यूम कर सकते हैं. यहाँ पे बोला हुआ है एज्यूम नॉर्मल परमेबिलिटी एंड प्रोवाइड दी बोल्टेड जॉइंट्स. द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग टू एंड तक अपने को ये डिज़ाइन करना है. दैट इज़ फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ द लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड अप टू द एनालिसिस ऑफ द ट्रस एंड देन डिज़ाइन एंड देन अप टू द डिटेलिंग. ये टोटल ये क्वेश्चन रहेगा तुम लोगों का. सो फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुम लोग देखोगे एज इन द ऑनलाइन एग्जाम यू हैव ओनली 40 मार्क्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव वन. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये टोटल तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए. सो देयर में भी चांसेस कि कुछ डेटा गिवन रहेगा, जैसे आपको विंड लोड कैलकुलेशन या फिर लाइव लोड कैलकुलेशन ऑलरेडी गिवन रहेगा. सो आपको एनालिसिस करके ओनली 1 मेंबर भी अगर डिज़ाइन करने के लिए पूछा तो भी वो अराउंड 15 to 20 मार्क्स के लिए हो सकता है. मोस्टली ये टोटल क्वेश्चन इट इज़ टेकिंग अराउंड 32 मार्क्स. तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द तुम लोगों के जो क्वेश्चन के जो पैटर्न रहेंगे वो मोस्ट ऑफ द इसमें पैरामीटर कम कर दिए गएंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद दी आंसर. तो अभी देखो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन अभी जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट कैलकुलेशन जो आएगा इट इज़ नथिंग बट ज्योमेट्री का जो कैलकुलेशन है वो अपने को दिखाई देगा. यहाँ पे ये जो हम लोगों ने किया हुआ ये कैलकुलेटेड पार्ट है, बट अगर ये नहीं गिवन रहता था तो हम लोग पहले ज्योमेट्री सॉल्व करते थे. सो लेट अस स्टार्ट विद दी ज्योमेट्री ऑफ दी your truss. So start with it. Geometry of truss. So if you see total अपने को जो given है वो डेटा हम लोग लिखेंगे. That is first one we already given this span value which is nothing but 9 meter. Then roof slope भी उन्होंने दिया हुआ है तो roof slope भी हम लोग यहाँ पे लिख के रखेंगे. So we can use that roof slope to calculate the rise. ओके, यहाँ पे उन्होंने राइज का कुछ यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया हुआ है. सो इफ़ यू नो दिस 9 मीटर और ये रूफ स्लोप भी अपने को पता है तो हम लोग ये टोटल हाइट जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं. ओके, बाय यूजिंग दिस योर ट्रिग्नोमेट्री.
तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दैट इज राइज इज इक्वल्स टू that is 4.5, that is 9 divided by 2 multiply by tan of 30. Okay, because tan theta is nothing but front side divided by adjacent side. तो total span 9 है, तो half triangle हम लोगों ने consider कर लिया, so that we will get the actual value of the rise. It is nothing but 2.6 meter. आफ्टर दैट स्लोपिंग लेंथ, ऑब्वियसली ये स्लोपिंग लेंथ भी अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा. वंस वी नो दिस वैल्यू, हाइट अगर पता है, ये तुम लोगों को बेस पता है, तो हम लोग ये स्लोपिंग लेंथ टोटल निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, अदरवाइज पाइथागोरस थ्योरम, डिपेंडिंग ऑन यू. तो कॉस थीटा के वैल्यू से भी हम लोग निकाल सकते हैं. सो वी कैन से स्लोपिंग लेंथ अप टू द रिज. ओके, रीच मतलब टोटल एंड तक तुम लोगों का जो टॉप पॉइंट है उधर तक तुम लोगों का स्लोपिंग लेंथ जो रहेगा, इट इज़ नथिंग बट 9/2 विच इज़ नथिंग बट 4.5 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 30. ओके, बिकॉज कॉस 30 इज नथिंग बट योर एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय योर हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ से हम लोग को हाइपोटेन्यूज का कैलकुलेशन मिल जाएगा. सो इट इज़ सिंपली इक्वल्स टू 5.2 मीटर. आफ्टर गेटिंग दिस, अपने को ये पैनल जो है वो कंफर्म है अपने पास कि यहाँ पे 3 ही पैनल है. सो वी कैन डिवाइड दिस लेंथ इनटू दी 3 पार्ट्स. तो अपने को ये 1.73 मीटर मिल जाएगा यहाँ पे. सो वी कैन से यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग 3 पैनल्स इन ईच स्लोपिंग लेंथ ऑफ ईच पैनल will be nothing but total length, it is 5.2 divided by 3. सो ये अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को मिल जाता है 1.73 मीटर. ओके, सो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द पर्लिन वो भी 1.73 रहेगा, बिकॉज वॉट एवर ये जो पॉइंट्स है वहाँ पे हम लोग पर्लिन प्रोवाइड करने वाले. ऑन दी पर्लिन के ऊपर यहाँ पे GI शीट्स रहेगा. ओके, तो इसलिए अपने को पर्लिन का भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है. सो वी कैन से सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग between purlins will be nothing but same, that is 1.73 meter. After getting the geometry calculation, then we will further proceed for the loads. तो यहाँ पे डेड लोड, लाई लोड और विंड लोड कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द लोड कैलकुलेशन. सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज लोड्स. तो लोड में देखो, फर्स्ट अपने को डेड लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, सो दैट वी विल गेट द टोटल डेड लोड ऑन दी प्लेन एरिया. ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लेन एरिया के ऊपर हम लोग पहले डेड लोड निकालेंगे. डेड लोड ऑन प्लान एरिया, और वी कैन से प्लेन एरिया विल बी नथिंग बट वेट ऑफ द GI शीट. कौन कौन से रहेंगे वो हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसके लिए. फर्स्ट जो रहता है दैट इज़ वेट ऑफ द GI शीट. ऑलरेडी हम लोग ने स्टेप देखे हुए हैं यहाँ पे कौन कौन से वेट हम लोग कंसिडर करता है. वेट ऑफ GI शीट ऑलरेडी उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है, GI शीट है. तो GI शीट के लिए मैंने बोला था मैक्स टू मैक्स हम लोग 150 न्यूटन पर तुम लोग का मीटर स्क्वायर हम लोग कंसिडर करेंगे. देन वेट ऑफ द पर्लिन, सेकेंड वन वेट ऑफ पर्लिन. ये स्टेप्स हम लोगों ने आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में देखे थे. वेट ऑफ द पर्लिन्स हम लोगों ने कंसिडर किया था 100, दैट इज़ 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वेयर एज सेल्फ वेट ऑफ द ट्रस, इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था. सेल्फ वेट ऑफ द ट्रस will be nothing but your span divided by 3, total span divided by 3 plus 5 multiplied by 10. So if you put the value of span, that is span is nothing but 9 meter, तो अपने को ये टोटल मिल जाएगा 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सिमिलरली टोटल डेड लोड, ये तीनों का हम लोग एडिशन करेंगे तो ये टोटल डेड लोड आएगा अपने का, दैट इज टोटल डेड लोड विल बी नथिंग बट 150 plus 100, that is 250 plus 80, that is 330. So we can say this is 330 Newton per meter square.
दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द लोड विच इज एक्टिंग ऑन द प्लेन एरिया। ओके, तो ये प्लान जो तुम लोगों का रहेगा, देखो यहाँ पे अगर तुम लोग ये चेक करोगे तो ये तुम लोगों का डेड लोड है, मतलब ये डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है, तो ये सिर्फ इस प्लेन के ऊपर है। ओके, तो इस प्लेन के लिए अपने को देखो एरिया भी इस प्लेन का ही लगेगा, तो वॉट एवर ये जो तुम लोगों का एक पैनल है, सिंगल पैनल का एरिया जो अपने को मिलेगा, इट इज़ नथिंग बट 1.73 मल्टीप्लाई बाई स्पेसिंग बिटवीन द ट्रसेस, तो वो अपने को ठीक से देखना है यहाँ पे। लेट अस कंसिडर इट, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ द डेड लोड एट ईच पैनल पॉइंट। ओके, यहाँ पे ही लिख लेते हैं हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ डेड लोड ऑन ईच पैनल पॉइंट। ईच पैनल पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो पैनल अपना जो है, एक्चुअल जो पैनल है तुम लोगों का, वो कुछ इस तरह से इंक्लाइन रहेगा। ओके, बट अपना जो लोड जो लगने वाला है, इट इज़ टोटली वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसिडर दिस हॉरिजॉन्टल एरिया, वी कांट कंसिडर दिस इंक्लाइन वन बिकॉज वी रिक्वायर दिस हॉरिजॉन्टल एरिया। तो ये हॉरिजॉन्टल एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नो द एरिया ऑफ दिस प्लान। ये टोटल जो प्लान हम लोग देख रहे हैं, इसका एरिया क्या रहेगा, इट इज़ नथिंग बट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रसेस अपने को पता है 4 मीटर। ये टोटल लेंथ पता है, इट इज़ 1.73 मीटर। सो इसका ही कॉस्ट कंपोनेंट अगर हम लोग लेंगे, बिकॉज वी नो द एंगल, ओके, ये थीटा अपने को पता है, दैट इज़ 30 डिग्री। तो ये इंक्लाइन में अगर ये इतना एरिया है तो हॉरिजॉन्टल में कितना रहेगा, दैट इज़ कॉस थीटा। तो इसलिए कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो सिंपली देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट अस राइट डाउन, दैट इज स्पेसिंग ऑफ द ट्रसेस, which is 4 meter, it is already given in the question. Then length of each panel, length of each panel will be nothing but यहाँ पे ये 1.73 जो है उसको हम लोग डायरेक्टली उसका कंपोनेंट लेंगे, दैट इज कॉस ऑफ 30 डिग्री। ओके, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में अपने को एरिया चाहिए। सो टोटल लोड जो रहेगा, दैट इज टोटल लोड एट ईच पैनल, एट ईच पैनल पॉइंट, टोटल ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो एरिया से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, दैट इज़ नथिंग बट 330 मल्टीप्लाई बाय योर प्लान एरिया, सिंपल ये आ जाएगा 330 मल्टीप्लाई बाय प्लान एरिया विल बी योर 4 मल्टीप्लाई बाय 1.73 कॉस ऑफ 30। सो अगर ये कैलकुलेट करोगे तो अपने को डायरेक्टली और तुम लोग का डेड लोड का पॉइंट लोड मिलेगा, इट इज़ नथिंग बट 1.98 किलो न्यूटन। सो वी कैन इक्वेट इट अप टू द 2 किलो न्यूटन इफ़ यू वांट। ये तुम लोग का जो आएगा इट इज़ इन न्यूटन, तो उसको चाहिए तो हम लोग किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। सो वॉट एवर जो आंसर आ रहा है 1.98 किलो न्यूटन आ रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ 2 किलो न्यूटन। अभी देखो ये 2 किलो न्यूटन मतलब क्या हो गया, अगर आप एज्यूम करोगे यहाँ पे, तो ये एक सिंगल पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इतना 2 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। बिकॉज अगर मैं ये सिंगल एक पैनल का मैंने देख लिया, तो इसका हाफ पैनल का इस साइड से आएगा, हाफ पैनल का इस साइड से तुम लोगों का लोड आने वाला है, तो दोनों एक्चुअल एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक पूरे पैनल का लोड आने वाला है। वेयर एज अगर तुम लोग यहाँ पे चेक करोगे एंड के ऊपर, तो एंड के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट का ही तुम लोगों का इसका हाफ ही आएगा, यानी कि 2 किलो न्यूटन का हाफ ओनली 1 किलो न्यूटन, इतना ही लोड आने वाला है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर 2 किलो न्यूटन का लोड आएगा। सो लेट अस कंसिडर द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज टोटल डेड लोड कैलकुलेशन। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये मिडल वाला जो इच पैनल पॉइंट है उसका है, वहाँ पे नीचे लिख सकते हैं लोड एट एंड पैनल, लोड एट एंड पैनल। So obviously load at end panel will be 2 divided by 2 which is nothing but 1 किलो न्यूटन। ये भी important है because उसके हिसाब से लोडिंग तुम लोगों का डिस्ट्रीब्यूट होगा। So let us consider next load, that is imposed load or we can say live load।
imposed load calculation, or we can say lie load calculation. अभी लाई लोड के लिए देखो, इफ़ यू ऑब्जर्व स्लोप जो है तुम लोगों का 10 डिग्री से ज़्यादा है, चेक करोगे तुम लोगों का स्लोप दिया हुआ इट इज़ 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब 10 डिग्री से ज़्यादा है। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेप्स देखा था, अगर 10 डिग्री से अगर ज़्यादा रहेगा तो 750 जो तुम लोगों का है मिनिमम, वो अपने को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट वी कैन राइट इट इनटू द वर्डिंग्स, दैट इज सिंस योर स्लोप इज ग्रेटर दैन 10 डिग्री, the imposed load on the purlin is 750 Newton per meter square less 20 Newton per meter square for every degree, for each degree, or we can say every degree increase in slope, मतलब अगर 10 डिग्री रहेगा तो वहाँ तक तुम लोगों को 750 है, उससे आगे जितना इंक्रीज होगा उसके लिए तुम लोगों को 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, और वॉट एवर जितना भी टोटल रहेगा इट शुड नॉट बी लेस दैन 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। सो वी कैन से सिंपल, दैट इज इम्पोज लोड ऑन पर्लिन, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले अपने को 750 तो लेना ही है, उसमें से क्या माइनस हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय जितना डिग्री इंक्रीज हुआ है उतना। तो यहाँ पे चेक करोगे तो टोटल कितना है 30, तो 30 माइनस 10 से ज़्यादा कितना रहेगा 20 डिग्री एक्स्ट्रा मिला है, तो ये इतना माइनस हो जाएगा। तो टोटल अगर कैलकुलेट करोगे आई थिंक इट इज़ नथिंग बट 350 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि इट शुड नॉट बी लेस दैन 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये 400 से भी कम नहीं चाहिए। सो वी कैन कंसिडर इट, यहाँ पे बोल सकते हो इट शुड नॉट बी लेस दैन 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अपने को मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, इट इज़ 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द इम्पोज लोड ऑन द पर्लिन। बट अपने को क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड द इम्पोज लोड ऑन द ट्रस। ओके, ट्रस के ऊपर चाहिए, तो ट्रस के ऊपर लोड जो रहता है इट इज़ नथिंग बट 2/3 ऑफ दिस लोड। ओके, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस। पर्लिन के ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, सो जो ट्रस के ऊपर रहेगा इट विल बी 2/3, देयरफॉर इम्पोज लोड ऑन ट्रस विल बी नथिंग बट 2/3 ऑफ योर 400। अभी यहाँ पे हम लोग 400 लेंगे, 350 नहीं लेंगे, बिकॉज मिनिमम वैल्यू तुम लोगों का 400 है, तो इसलिए मिनिमम डायरेक्टली ले लिया। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 268 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इम्पोज लोड एट ईच इंटीरियर पैनल, अगर एक पैनल के ऊपर निकालना है तो हम लोग रिटर्न निकाल सकते हैं, देयरफॉर इम्पोज लोड on each interior panel will be nothing but area of that panel, okay, area of that panel multiply by this intensity। तो area रिटर्न सेम एरिया आएगा, that is 4 multiply by your 1.73 cos 30, तो वो आता है तुम लोग का 1.5। दिस इज द एरिया मल्टीप्लाई बाय 268 दैट इज इंटेंसिटी, और डिवाइड करेंगे हम लोग 1000 से टू कन्वर्ट इट इनटू द किलो न्यूटन। तो अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इट इज़ अराउंड 1.6 किलो न्यूटन। सिमिलरली ये तुम लोगों का रहेगा इंटीरियर पैनल के लिए। ओके, इंटीरियर जो पॉइंट्स रहेंगे उनके लिए तुम लोगों का 1.6 किलो न्यूटन रहेगा। तो रिटर्न एंड पैनल के लिए कितना रहेगा, उसका हाफ। सो वी कैन से इम्पोज लोड फॉर एंड panel, or we can say impose load at end panel। okay, it will be nothing but 1.6 divided by 2 which is nothing but 0.8 किलो न्यूटन। सो ये एक और पैनल लोड अपने को निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट हो गया तुम लोगों का डेड लोड, देन लाई लोड। नेक्स्ट हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे फॉर दी विंड लोड। तो विंड लोड के लिए भी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें अपने को यहाँ पे दिए हुए है, तो इतना कैलकुलेशन अपना नहीं रहेगा। सो इफ़ यू कंसिडर विंड लोड कैलकुलेशन,
So let us start from the basic one, that is we required the basic wind speed. So basic wind speed already अपने को given है, that is basic wind speed for Pune. If you observe it, that VB will be nothing but 39 meter per second. After getting this risk factor, that is directly मैं लिख लेता हूँ, that is K1 वैल्यू, ये भी तुम लोगों को given है 1, K2 वैल्यू which is nothing but height और size factor, that is 0.91. ओके अगर ये गिवन भी नहीं रहता था तो भी हम लोग IS 875 पार्ट 3 से निकाल सकते थे. K3 विल बी नथिंग बट 1 और K4 का वैल्यू कुछ बोला नहीं है साइक्लोनिक का, तो भी हम लोग वो 1 कंसिडर करेंगे. सो इफ़ यू नो द K1, K2, K3, K4 वी कैन फाइंड आउट द डिज़ाइन विंड प्रेशर. सो डिज़ाइन विंड प्रेशर, it is nothing but Vz will be equals to K1, K2, K3 multiplied by Vb. We can say this is K1 multiplied by K2 multiplied by K3 into K4. So if you put the value of this Vb, which is nothing but 39 multiplied by K1, that is 1, multiplied by K2, which is 0.91, then K3 1 and K4 is 1. So simply it is equals to, that is Vz 35.49 Newton per meter square. ओके यूनिट्स के ऊपर भी ध्यान दो. पहला जो हम लोगों ने बोला था इट इज़ बेसिक विंड स्पीड, तो इसीलिए वो मीटर पर सेकेंड में था. ये डिज़ाइन विंड प्रेशर है, तो प्रेशर हमेशा तुम लोगों का न्यूटन पर मीटर में रहेगा. सो आफ्टर गेटिंग द प्रेशर, देन डिज़ाइन विंड प्रेशर अपना पीजेड हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. दैट पीजेड विल बी नथिंग बट 0.6 ऑफ Vz स्क्वायर. यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, दैट इज़ Vz इज़ 35.49 ओके स्क्वायर. So after getting this we get the value, that is 755.72 Newton per meter square. ओके वॉट एवर ये जो डिज़ाइन विंड प्रेशर है इट इज़ पर मीटर है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ पीजेड, दैट इज टोटल एरिया के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो ये टोटल एरिया के ऊपर आता है 755.72 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. After getting the PZ, we have to determine the CPE and CPI value, that is your external coefficient and internal coefficient for the your truss. तो इसके लिए हम लोगों को IS 875 रेफर करना ही पड़ेगा. सो लेट अस कंसिडर, वो रेफ़र करते हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए देखो यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ डायरेक्टली, सो दैट देर इज़ नो नीड टू फाइंड आउट ईच वैल्यू. लेट अस कंसिडर यहाँ पे जो आएगा, पहला हम लोग लेते हैं दैट इज़ रीज एंगल. देखो CPE का जो वैल्यू है तुम लोगों का प्रेशर कोएफिशिएंट का, ये तुम लोगों को 2 मिलते हैं. ओके 1 मिलता है विंडवर्ड के लिए, एक मिलता है तुम लोगों का लीवर्ड के लिए. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ विंडवर्ड, दिस इज़ लीवर्ड. विंडवर्ड मतलब जिस साइड से तुम लोगों का विंड फ्लो हो रहा है वो, लीवर्ड मतलब जिस साइड पे विंड जा रहा है. तो दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू है. उसके बाद CPI का वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं. CPI का वैल्यू विल बी सेम फॉर बोथ. CPI का वैल्यू भी अपना 2 टाइम यहाँ पे वैरी होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 टाइम लिखेंगे इसको. और लास्ट जो अपना रहेगा, अपने को जो मेन चाहिए दैट इज़ CPE प्लस और माइनस CPI, ये कोएफिशिएंट ही चाहिए. सो दैट आफ्टर गेटिंग दिस टेबल अपने को जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वही हम लोग उससे डील करेंगे. तो CPE के लिए देखो पहला जो हम लोग निकालते हैं दैट इज़ रीज एंगल 0, बिकॉज रीज एंगल 0 और रीज एंगल तुम लोग का 90, दोनों के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है. रीज एंगल 0. सेकेंड वन दैट इज़ विंड पैरेलल, दैट इज़ रीज एंगल 90 डिग्री. ओके तो इसके लिए डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे सो दैट वी विल गेट द एक्चुअल वैल्यूज़. सो वेट फॉर अ सेकेंड, मैं यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोगों को ये शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन. ओके आई होप द स्क्रीन इज़ विजिबल. यहाँ पे अगर चेक करोगे हम लोग को CPE और CPI का वैल्यू चाहिए. फर्स्टली वी विल टेक दिस CPE वैल्यू. ओके दिस इज़ आवर टेबल. इसमें अपने को CPE का वैल्यू है. ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? H/W के रेशियो के ऊपर. हाइट टू तुम लोगों का जो टोटल यूज़ का हाइट है डिवाइडेड बाय कितना स्पैन है उसके ऊपर.
ओके, चेक करो, इसको मैं जूम करता हूँ. सो फॉर दैट वी कैन से यहाँ पे अपने को H/W का रेशियो निकालना ही पड़ेगा. सो लेट अस कंसिडर, इसमें ही हम लोग चले जाते हैं रिटर्न. वी रिक्वायर्ड द H/W रेशियो. सो लेट अस कैलकुलेट H/W रेशियो. सो तुम लोगों को हाइट बोला था, इट इज़ 6000, दैट इज़ 6 मीटर, डिवाइडेड बाय स्पैन अगर चेक करोगे इट इज़ 9 मीटर. तो ये अगर कैलकुलेट करते हो तो इट इज़ 6/9, दैट इज़ इट इज़ इन बिटवीन दी हाफ एंड 2/3. हाफ एंड 2/3 के बीच में आ रहा है, दैट इज़ हाफ से ज़्यादा है तुम लोगों का H/W, और तुम लोगों का 3/2 से लेस है. तो ये हम लोग इसके लिए सेकेंड तुम लोगों को पार्ट देखना पड़ेगा, सेकेंड रो के लिए. ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व, चेक करोगे टेबल तुम लोगों का, तो देखो यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट है, उसके लिए हम लोग देखेंगे मोस्टली दिस पार्ट. तो इसके लिए अपने को देखो 30 एंगल एक तो कांस्टेंट है, तो 30 एंगल के लिए अगर चेक करोगे तो इट इज़ -0.2 -0.5. ओके, और इस साइड में तुम लोगों का चेक करोगे तो इट इज़ -0.8 -0.8. तो 0.8 के लिए तो एक ही आएगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे तुम लोगों के दो वैल्यूज़ आने वाले हैं, दैट इज़ -0.2 और -0.5. तो ये टोटल वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. रीज एंगल 0 रहेगा तो एट दैट टाइम इट विल बी -0.2, और तुम लोग का लीवर्ड का जो वैल्यू इट इज़ -0.5. जब तुम लोग का रीज एंगल 90 डिग्री रहेगा एट दैट टाइम इट इज़ -0.8, और यहाँ पे भी -0.8, दोनों के लिए सेम ही है. CPI का वैल्यू अगर चेक करोगे तो CPI का वैल्यू तुम लोगों को ऊपर ही दिया रहता है, जहाँ पे तुम लोगों का ये जो फॉर्मूला रहेगा. ओके, सो लेट अस टेक, हम लोग चेक करते हैं CPI का वैल्यू, दैट इज़ इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट. ओके, इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट इट इज़ डिपेंड ऑन दी परमेबिलिटी. परमेबिलिटी अगर चेक करोगे तो उन्होंने नॉर्मली बोला है, तो नॉर्मल परमेबिलिटी मतलब सबसे लेस वाला अपने को लेना पड़ेगा, दैट इज़ 0.2 एंड -0.2. ओके, अदरवाइज उन्होंने अगर ज़्यादा बोला है परमेबिलिटी तो हम लोग आगे की तरफ जाएंगे. ओके, मीडियम एंड लार्ज ओपनिंग के लिए यहाँ पे ये फॉर दी प्रेशर कोएफिशिएंट है नॉर्मल परमेबिलिटी के लिए, तो +0.2 और -0.2 हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे. सो लेट अस कंसिडर, देखो हर एक वैल्यू के लिए दो वैल्यूज़ रहेगा. तो यहाँ पे पहला जो वैल्यू रहेगा इट इज़ -0.2, और सेकेंड जो रहेगा दैट इज़ +0.2. यहाँ पे भी रिटर्न -0.2 और +0.2, बिकॉज दोनों वैल्यूज़ के लिए अपने को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी सबसे मैक्सिमम आती है. तो ये अगर मैं निकालता हूँ टोटल, दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो पहले देखो ये -0.2 -0.2 पहला जो आएगा दैट इज़ विंडवर्ड के लिए. लेट अस कंसिडर विंडवर्ड और लीवर्ड दोनों के लिए हम लोग देख लेंगे. तो -0.2 -0.2 फर्स्ट आएगा -0.4, -0.5 -0.2 ये आ जाएगा -0.7. इसके लिए चेक करोगे +2 के लिए तो ये आता है 0, बिकॉज -+0 हो जाएगा ये, और ये -0.5 +0.2 दैट इज़ -0.3. सिमिलरली रीज एंगल 90 के लिए चेक करेंगे तो रिटर्न ये आ जाएगा -1. सेकेंड वन आ रहा है वो भी -1 ही आ रहा है. दिस इज़ -0.6, दिस इज़ ऑल्सो -0.6. तो अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे एक्चुअल में तो मैक्सिमम जो कोएफिशिएंट है उसके लिए हम लोग वर्क करेंगे, दैट इज़ मैक्सिमम कोएफिशिएंट इज़ -1 और -1. तो इसीलिए बाकी इनके लिए अपने को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल डायरेक्टली अडॉप्ट दिस ओनली, दैट इज़ -1. सो लेट अस टेक द कैलकुलेशन. इफ़ यू वांट डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे तुम लोग का कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो सो दैट यू विल गेट प्रॉपर आइडिया. जब तुम लोग एग्ज़ाम में भी करोगे तो भी इसको टेबुलर फॉर्म में ही करो, सो दैट यू विल अवॉइड दी अदर कैलकुलेशंस. ओके, बिकॉज प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था कि कितना वहाँ पे जम्बलिंग हो रहा था. सो वी विल अवॉइड दैट कैलकुलेशन, वी कैन डायरेक्टली पुट इट इन दी टेबल. सो नाउ वी विल कैलकुलेट द मैक्सिमम विंड प्रेशर, that is wind pressure PZ is maximum, which is equal to -1 on the both slopes. So panel point wind load, पैनल पॉइंट विंड लोड. ओके, यानी कि सिंगल पॉइंट के ऊपर विंड लोड कितना रहेगा वो हम लोग देख सकते हैं, विल बी इक्वल्स टू. अभी देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को एक बोला था, जब ग्रेविटी लोड अगर रहेगा वेदर इट इज़ विंड लोड, सॉरी
वेदर इट इज़ लाइव लोड या फिर डेड लोड, तो वो कमें हमेशा क्या रहता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है। ओके, लाइव लोड बोल सकते हो या फिर डेड लोड बोल सकते हो। बट विंड लोड की अगर बात करेंगे तो विंड लोड जो रहेगा इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दी एरिया, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इट इज़ विंड लोड। तो इसलिए विंड लोड के लिए अपने को जो पैनल का जो एरिया रहेगा वो इंक्लाइन वाला एरिया ही अपने को यूज़ करना पड़ेगा। सो इंक्लाइन वाला एरिया अगर तुम लोग देखोगे तो 4 मीटर का अपना सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, और ये पैनल का जो एरिया है, पैनल का जो लेंथ है इट इज़ 1.73। तो वही लेंथ अपने को डायरेक्टली अडॉप्ट करना पड़ेगा। वी आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे अपने को उसका स्लोप कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, डायरेक्टली हम लोग ये एरिया कंसिडर करेंगे। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं दैट विंड पैनल लोड वी कैन से दैट इज़ एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस, तुम लोग का फॉर्मूला था इट इज़ CPE माइनस CPI मल्टीप्लाई बाय PZ मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कोएफिशिएंट अपने को मिल गया है दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज़ -1। PZ ऑलरेडी अपने को पता है, आई थिंक इट इज़ 755.72 मल्टीप्लाई बाय एरिया हम लोग करेंगे दैट इज़ नथिंग बट 4 मल्टीप्लाई बाय 1.73। ओके, ये टोटल पैनल का हो गया। डिवाइडेड बाय इसको मैं 1000 करूँगा सो दैट वी विल गेट द वैल्यू इन द किलो न्यूटन। सो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये अपने को आ जाता है -5.23 किलो न्यूटन। ओके, माइनस आ रहा है मतलब वो अपवर्ड एक्ट हो रहा है, अपवर्ड मतलब इसको अवे फ्रॉम द पैनल ऐसे एक्ट हो रहा है। सो दिस इज द पैनल पॉइंट लोड फॉर द विंड लोड कैलकुलेशन। आफ्टर दैट, after completing this we have to calculate the internal forces। whatever जो ट्रस हम लोगों ने देखा हुआ है उसके लिए अपने को इंटरनल फोर्सेस निकालना पड़ेगा फॉर ईच टाइप ऑफ लोडिंग, लाइव लोड के लिए, डेड लोड के लिए, एज वेल एज विंड लोड के लिए। ओके, एक बार तुम लोग का वो कैलकुलेशन हो गया तो हम लोग बाकी का डिज़ाइन आराम से कर सकते हैं। सो फॉर दैट डिज़ाइन आपके पास 3 मेथड्स है टू कैलकुलेट। यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ, टू कैलकुलेट इंटरनल फोर्सेस, calculate internal forces we can use okay, first that is joint method, otherwise we can use your section method जो ऑलरेडी तुम लोगों को पता है ये दो मेथड्स, और थर्ड जो है इट इज़ नथिंग बट ग्राफिकल मेथड। सो नाउ मैं ग्राफिकल मेथड तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ बिकॉज ऑलरेडी यू नो द जॉइंट मेथड एंड सेक्शन मेथड। अभी तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे इतने सारे लोड्स है तो हम लोग वो लोड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन सा भी लोड आया हम लोग स्टैंडर्ड डायग्राम बनाने वाले और स्टैंडर्ड कैलकुलेशन देखने वाले फॉर द यूनिट लोड ओनली। बिकॉज वॉट एवर जो पॉइंट लोड रहेंगे, ये जो तुम लोगों का विंड लोड का पॉइंट है वो इंटीरियर पैनल के लिए -5.23 हर एक पैनल पॉइंट के ऊपर रहेगा। ओके, सिमिलरली जो डेड लोड और लाइव लोड का है वो भी हर एक पैनल पॉइंट के ऊपर रहेगा और उसका वैल्यू भी सिमिलर रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर मेकिंग दिस स्टैंडर्ड डायग्राम, यानी कि एक सिंगल ट्रस के लिए उसके लिए हम लोग देखेंगे, और फिर यूनिट लोड के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एंड देन वी विल मल्टीप्लाई एनी वैल्यू। तो अपने पास लोड रहता है तो उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। सो लेट अस हम लोग पहले लाइव लोड और डेड लोड के लिए देखते हैं। तो लाइव लोड और डेड लोड दोनों के दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होने वाले हैं हमेशा। सो ये जो तुम लोगों का पैटर्न है, देखो यहाँ पे मैंने सेम ट्रस यहाँ पे बनाया हुआ है। सो यहाँ पे देखो एन पैनल के लिए मैंने हाफ लोड यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। इंटरमीडिएट जो रहेगा उस पर टोटल 1 किलो न्यूटन का लोड रहेगा, 1 किलो न्यूटन 1 किलो न्यूटन 1 किलो न्यूटन, बट एन पैनल के ऊपर वो हाफ ही रहेगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप जो क्या रहता है, ये रिएक्शन अपने को मिल जाएगा डायरेक्टली। इफ़ यू कैलकुलेट टोटल लोड जो रहेगा डाउनवर्ड डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे दोनों पॉइंट के ऊपर अपने को रिएक्शन मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग नंबरिंग देंगे। यहाँ पे नंबरिंग देखो कैसे दिया जाता है, ऑलरेडी ये L1 U1 U2 ये नंबरिंग ऑलरेडी रहता ही है। ओके, वी कैन से इट इज़ ABCD, अगर आपने दिया होगा वैसे तो भी चलेगा। आफ्टर दैट ये जो लोड से हम लोग एक एक एरिया के लिए नंबर देते हैं। ये जो पहला एरिया रहेगा उसको मैं कैपिटल A बोलता हूँ। आफ्टर क्रॉसिंग दिस लोड ये जो एरिया आएगा L1 से लेके U1 के बीच में उसको मैं कैपिटल B नाम दिया हुआ है। आफ्टर पॉइंट 1 to 2 उसके बाद C, उसके बाद D, सिमिलरली आगे E F G H, और ये नीचे वाला जो एरिया है उसको मैंने I नाम दिया हुआ है। ओके,
आफ्टर दैट जो इंटरमीडिएट जो एरिया है उसको देखो, मैंने यहाँ पे इसको 1 फर्स्ट एरिया है, दिस इज सेकेंड एरिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ, ये हम लोगों ने एरिया को नाम देना है। ओके, ये कुछ भी करके पहले ये पहले ख़त्म करना है, वी हैव टू गिव दिस नेमिंग। आफ्टर नेमिंग देखो यहाँ पे अपने को ये लोड का डायरेक्शन ऑलरेडी पता है, बिकॉज ग्रेविटी लोड विल एक्ट डाउनवर्ड ओनली। तो अगर ये हाफ डाउनवर्ड है, ये 1 डाउनवर्ड है, तो उसके हिसाब से हम लोग ये इंटरनल फोर्सेस का डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था इन दी ट्रस एनालिसिस। अगर आपको याद होगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड सिखाया था हर एक जॉइंट का इंटरनल फोर्सेस निकालने का। अदरवाइज वी कैन सिंपली से, अगर तुम लोग का लोड डाउनवर्ड है तो नीचे की जो मेंबर है वो टेंशन में चले जाते हैं, वेयर एज जो अपवर्ड जो मेंबर है वो कंप्रेशन में रहता है। ओके, तो ये तुम लोग का देखो L1 U1 दिख रहा है, ये तुम लोगों को टेंशन में दिखेगा, बट ये कंप्रेशन में। वाई? बिकॉज ये जॉइंट फोर्सेस का डायरेक्शन है, तो मेंबर के ऊपर जाते समय ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये यहाँ पे हो गया कंप्रेशन में, ये भी कंप्रेशन में हो गया, ये भी कंप्रेशन में हो गया। सिमिलरली ये अपर फोर्सेस सब कंप्रेशन में ही रहेंगे, वेयर एज जो डाउनवर्ड जो फोर्सेस है वो टोटल कंप्रेशन में रहने वाले, सॉरी वो टेंशन में रहने वाले, बिकॉज सैगिंग होगा तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है लोड, तो ये टेंशन में चला जाएगा। तो L1 L2 भी टेंशन में, L2 L3 भी टेंशन में। इंटरमीडिएट अगर चेक करोगे तो इंटरमीडिएट के लिए भी देखो, अगर आपको वैसे नहीं समझ रहा है तो हम लोग एक सिंगल जॉइंट लेके भी कंसिडर कर सकते हैं। वर्टिकल में अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम ले लिया, ये डाउनवर्ड है तो ये ऑब्वियसली अपवर्ड आना चाहिए, तो उसके लिए ये चेक करेंगे। रिटर्न इसके लिए भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, 1 डाउनवर्ड है तो डायरेक्टली ये अपवर्ड आना चाहिए। उसके बाद रिटर्न इसको भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं इस साइड से। ओके, यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा जम्बलिंग होगा, सो उसके लिए ये तुम लोगों को बताता हूँ मैं, बिकॉज इसके लिए एक पैटर्न भी रहता है, दैट इज़ 1 कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन टेंशन, वैसा भी हम लोग पैटर्न कभी कभी एज्यूम करते हैं। ओके, आफ्टर दैट ये नीचे वाला अगर नहीं भी किया तो भी तुम लोगों को वो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ये होने के बाद आफ्टर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन, देन वी विल गो फॉर द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में देखो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, थोड़ा सा ये बड़ा डायग्राम बनाता हूँ मैं, बिकॉज इट विल टेक टाइम। वी हैव टू गिव द यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द स्केल। तो यहाँ पे मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूँ, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेते हैं स्केल इज 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि लोड में यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ, तो 1 किलो न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 1 सेंटीमीटर लेंथ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ देखो हम लोग कैसे ड्रॉ करता है। फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट। तो देखो ए से लेके बी तक जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे हाफ किलो न्यूटन, देखो यहाँ पे हाफ किलो न्यूटन डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ से मैं हाफ किलो न्यूटन डाउनवर्ड लूँगा। जैसे जैसे बी से लेके सी तक जाऊँगा वैसे वैसे मेरे को यहाँ पे डाउनवर्ड लेंथ यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसिडर, मैंने एक यहाँ पे लेंथ ड्रॉ कर दी है। चेक करो ए से लेके बी तक, तो फर्स्ट जो पॉइंट था अपना, दिस इज स्मॉल ए, सेकेंड है दैट इज बी। तो ए से बी कितना हो गया, हाफ सेंटीमीटर, यहाँ पे हाफ किलो न्यूटन मतलब हाफ सेंटीमीटर, तो ये डाउनवर्ड यहाँ पे आ जाएगा हाफ सेंटीमीटर। बी से लेके सी तक देखो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन है, 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड, तो इसका डबल आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज सी। सी से लेके डी तक रिटर्न 1 किलो न्यूटन, तो रिटर्न ये 1 किलो न्यूटन। आपको ये प्रॉपर स्केल से निकालना है, ओके, बिकॉज अभी यहाँ पे इसके ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली वैसे ही निकाल रहा हूँ। उसके बाद ये अपने को मिलेगा स्मॉल डी। चेक करोगे डी से लेके ई तक रिटर्न 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न एक और नीचे ले लेते हैं, दिस इज ई पॉइंट। वैसे वैसे करके नीचे देखो जैसे जैसे जाओगे यहाँ पे 1 1 तुम लोगों को मिल जाएगा एफ अप टू द पॉइंट। चेक करोगे ई एफ जी एच तक अपने को मिलेगा। सो अप टू द एच पॉइंट यहाँ पे अपने को लिखना है 1 किलो न्यूटन, दिस इज जी, एंड द लास्ट वन आई थिंक एच है, तो लास्ट वन एच तुम लोग का हाफ किलो न्यूटन ही रहेगा। देखो जी से लेके एच तक जाने के लिए यहाँ पे हाफ डाउनवर्ड है, तो ये हाफ किलो न्यूटन तक ही हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। दिस इज पॉइंट एच। पहले ये वर्टिकल लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर ली। आफ्टर दैट डायरेक्शन चाहिए तो तुम लोग दिखा सकते हो, नहीं दिखा तो भी चलेगा डायग्राम के ऊपर एक्चुअल। आफ्टर दैट एच के बाद देखो आई अगर मैं आता हूँ, एच के बाद अगर आई इधर ए पॉइंट चाहिए मेरे को, आई पॉइंट, तो देखो यहाँ पे 3 किलो न्यूटन का अपवर्ड लोड मेरे को यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। तो
कौन से पॉइंट के ऊपर था मैं, एच पॉइंट के ऊपर था मैं यहाँ पे। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं कहाँ पे आऊँगा, आई पॉइंट के लिए, यानी कि डायरेक्टली 3 किलोन्टन। तो देखो यहाँ पे ये पहला हाफ हो गया, ये 1.5, 2.5 और ये 3 यहाँ पे आएगा। दिस इज आई पॉइंट। ओके, विथ स्केल हम लोग जा रहे हैं। 3 किलोन्टन अपवर्ड है, मतलब 3 सेंटीमीटर मेरे को अपवर्ड जाना पड़ रहा था, तो इसलिए 3 सेंटीमीटर में यहाँ पे अपवर्ड आ गया। नाउ वी विल ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये रेफरेंस के लिए, बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल वन, तो यहाँ पे मैं ग्रीन लाइन ले लेता हूँ। इसके लिए थिकनेस भी थोड़ा स्मॉल ले लेता हूँ, बिकॉज वी डोंट नो द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस आई। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, बट ये ईच मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा, बट अभी तक मेरे को सेंटीमीटर में पता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैंने एक रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर ली। नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दिस वर्टिकल लाइन, अभी हम लोग एक एक मेंबर ड्रॉ करेंगे। मेंबर ड्रॉ कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, वी आर कैलकुलेटिंग दी फोर्सेस इनसाइड द मेंबर। तो फोर्सेस के लिए देखो, पहला जो मेंबर है ए पॉइंट से, देखो हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया। बी पॉइंट से देखो, यहाँ पे बी से लेके 1 तक, यहाँ पे तुम लोगों को L1 U1 का मेंबर मिल रहा है, बी से लेके 1 तक, और ये 1 से लेके I तक तुम लोगों को ये हॉरिजॉन्टल मेंबर मिल रहा है। तो हॉरिजॉन्टल जो मेंबर्स है वो हमेशा इस लाइन के ऊपर ही आने वाले हैं, बिकॉज I का जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल ही रहने वाला है। ओके, अपने को क्या करना है, हर एक मेंबर का जो लाइन है उसको पैरेलल, रोलर स्केल ले लो, इसको पैरेलल अपने को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। तो हर एक लाइन का अपने को एक तो लाइन पता ही रहेगा, जैसे ये बी पॉइंट अपने को पहले से ही पता है, देखो ये बी पॉइंट पता है, तो सिंपली वी विल ड्रॉ बी से लेके 1 तक। तो बी से लेके 1 तक वो B1 को पैरेलल रहने वाला है, कहाँ तक जाएगा वो अपने को पता नहीं है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया, B1 वाला ये जो मेंबर है उसको पैरेलल। ये B1 वाला पैरेलल जब मैंने ड्रॉ कर लिया, सेकेंड पार्ट कौन सा मिलने वाला है अपने को, 1 पॉइंट मिलने वाला है। ओके, 1 पॉइंट मिलने वाला है, ध्यान में रखो। सिमिलरली जब मैं L1 L2 की बात करता हूँ, आई पॉइंट अपने को पहले से ही पता है। ओके, आई पॉइंट पहले से पता है, आई से लेके 1 में जाऊंगा तो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर मिलने वाला है। तो सिमिलरली अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो अपने को कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, 1 पॉइंट। यानी कि इसका B1 का और I1 का दोनों का जो पॉइंट है वो 1 है, वो इंटरसेक्ट होगा, दोनों का पॉइंट कॉमन है। तो इफ़ यू ऑब्जर्व, ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, सो वी कैन से इट इज पॉइंट नंबर 1। ओके, एनीवन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। दिस इज पॉइंट 1। आफ्टर दैट सिमिलरली जब मैं C2 की बात करूंगा तो C2 का भी पॉइंट अगर चेक करोगे तो देखो C2 यहाँ से रिटर्न पैरेलल, C है अपने पास पॉइंट, तो ये तुम लोग का U1 U2 का जो लाइन है उसको पैरेलल मैं C से ड्रॉ करूंगा। सिंपल यहाँ से C से मैं मेंबर एक ड्रॉ करता हूँ, जिसका रिटर्न एज्यूम करो कि अपने को ये आगे किधर जा रहा है वो पता नहीं है, तो मैं एक सिंपल लाइन से पैरेलल ड्रॉ कर लिया। नाउ इफ़ यू ऑब्जर्व, C का दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2 पॉइंट है, और 1-2 का मेंबर भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, बिकॉज वी नो दी पॉइंट 1। तो 1-2 का मेंबर अगर चेक करोगे तो देखो ये इसको, इस लाइन को पैरेलल में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो लेट अस ड्रॉ द लाइन विच इज पैरेलल टू दैट 1-2। ओके, सिर्फ उसको पैरेलल ड्रॉ करना है। तो अगर ऑब्जर्व करोगे C2 का भी C2 और ये 1-2 दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, सेकेंड। तो C2 लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, 1-2 लाइन भी ड्रॉ कर ली है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट रहेगा इट इज़ नथिंग बट योर पॉइंट नंबर 2। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज पॉइंट नंबर 2। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस इफ़ यू वांट, ये तुम लोग रिमूव कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा लाइन तुम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। सारा तुम लोगों का ये जो ड्राइंग है वो पेंसिल से ही बनाओ, सो अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो तुम लोग रफ कर सकते हो। रिटर्न नेक्स्ट वाला D से D3 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे D पॉइंट अपने को पता है, तो D के लिए मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। वी डोंट नो दी सेकेंड पॉइंट, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, पैरेलल 1। अभी 3 के लिए देखो 2-3 सेकेंड पॉइंट पता है अपने को, 2 पता है अपने को, ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो 3 पॉइंट D3 और 2-3 दोनों मीट हो जाएंगे, तो 2-3 का हम लोग यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली तुम लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2-3 अपवर्ड नहीं ड्रॉ करना है, अपने को डाउनवर्ड ड्रॉ करना है। क्यों, बिकॉज D से ऑलरेडी मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सो वी कैन से ये जो है तुम लोगों का लाइन ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। सो यहाँ से अपने को ये जो पॉइंट मिलेगा दिस इज नथिंग बट योर पॉइंट नंबर 3। इफ़ यू वांट बाकी का जो है तुम लोग रिमूव कर सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट। नाउ रिटर्न आफ्टर गेटिंग दिस थर्ड पॉइंट,
देखो यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट भी निकाल सकते हैं। 3 से लेके 4 तक ये पैरेलल लाइन है अपने पास। ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते। ओके, बट देखो यहाँ से 4 किससे कनेक्टेड है, 4 आई 4 से लेके ये मेंबर अपने को ऑलरेडी पता है, इट इज़ हॉरिजेंटल 1 और आई पॉइंट है, ये आई का तुम लोगों का लाइन है, सब मेंबर्स इसके ऊपर ही आने वाले हैं। तो I4 भी यहाँ पे किधर तो आएगा। तो I4 का अगर चेक करोगे पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही आने वाला है। सो 3 का जो लाइन है वो ऊपर की तरफ ही अपने को निकालना पड़ेगा, दैट इज 3-4 वाला लाइन। I4 3-4 दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। तो 3-4 वाला देखो ये इंक्लाइन ऐसा है, तो उसके ऊपर रोलर रख के हम लोग सिंपल ड्रॉ करेंगे लाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि अपने को यही पॉइंट मिल जाता है, पैरेलल 1। सो दिस इज योर 4th पॉइंट। सो आफ्टर गेटिंग दिस वी विल सिंपली मेजर द लेंथ ऑफ दिस मेंबर्स। यानी कि जब मैं 1B का लेंथ मेजर करूंगा 1B का, तो अपने को ये L1 U1 के अंदर का फोर्स का वैल्यू मिलेगा। लेट अस कंसीडर अगर ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर का जो तुम लोगों का लेंथ रहेगा इट इज़ नथिंग बट योर 4 किलो न्यूटन। तो नॉर्मली ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इससे तुम लोगों को मिल जाता है। देखो फोर्स ड्यू टू द यूनिट लोड मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके ऊपर ही कौन कौन सा यहाँ पे फोर्स आ जाता है। फर्स्ट तुम लोगों का U1 L1 का आ जाता है 5 मीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली इसका भी है तुम लोगों का, इट इज़ अराउंड U1 मेंबर देखना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, U1 U2 दैट इज़ नथिंग बट योर C2। ओके, U1 U2 का तुम लोगों का जो लेंथ है C2, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल लेंथ जो है इट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से टोटल लेंथ मेजर करो। स्केल अपने को ऑलरेडी पता है, तो ये स्केल में डाल के अपने को एक्चुअल मेंबर का फोर्स मिल जाएगा। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। ये मेथड ही तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी का कैलकुलेशन इट इज़ स्टेप वाइज। अगर ये समझ में आ गया तो तुम लोग पूरा एनालिसिस कर सकते हो। ओके, बिकॉज जॉइंट मेथड या फिर तुम लोग का सेक्शन मेथड यूज़ करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम, इसीलिए हम लोग नॉर्मली ये कर लेते हैं। ये हो गया सिर्फ ग्रेविटी लोड के लिए। तो सिमिलरली अपने को विंड लोड के लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो विंड लोड के लिए कैसे हम लोग कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट विंड लोड के लिए डायग्राम ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है जो तुम लोग को लगने वाला है विंड लोड के लिए। देखो दिस इज द एक्चुअल पैटर्न जो विंड लोड में रहेगा। विंड लोड में मैंने क्या बोला था, दैट इज जो लोड जो रहेगा इट इज़ परपेंडिकुलर टू द एरिया रहने वाला है। तो इसलिए ये अवे फ्रॉम द एरिया, यहाँ पे 1 किलो न्यूटन तुम लोग का लग रहा है। देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे भी 1 किलो न्यूटन, यहाँ पे हाफ लग रहा है, यहाँ पे भी तुम लोग का हाफ ही रहेगा एंड के ऊपर, बिकॉज इसका हाफ ही तुम लोग का जाने वाला है। दिस इज हाफ, ये हाफ, देन रिटर्न ये 1 हाफ। ओके, सेम सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग इंटरनल फोर्सेस वैसे ही देखेंगे। अभी उल्टा हो रहा है, रिवर्सिंग। ओके, बिकॉज अभी डाउनवर्ड था तो अवे फ्रॉम द पॉइंट हो गया, मतलब ये सब इंटरनल फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो लेट अस से यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे रिटर्न सेम पैटर्न। फर्स्ट वी विल ड्रॉ दी वर्टिकल रेफरेंस लाइन। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये नहीं निकाल सकते, हम लोग सिर्फ रेफरेंस लाइन ले सकते हैं, बिकॉज जो तुम लोग का लोड है वो टोटली इंक्लाइन है। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। स्टार्ट करेंगे हम लोग ए पॉइंट से। अभी ए पॉइंट डायरेक्टली बॉटम से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ए पॉइंट को मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, दिस इज पॉइंट ए। ए से स्टार्ट करेंगे। देखो ए से लेके बी तक ये टूवर्ड्स द लेफ्ट जा रहा है, इसको पैरेलल परफेक्टली हम लोग हाफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ओके, दिस इज योर पॉइंट, दैट इज नथिंग बट योर स्मॉल बी। सिमिलरली जैसे बी से लेके सी तक जाएंगे 1 किलो न्यूटन है, सेम पैरेलल उसको 1 किलो न्यूटन आगे लिखेंगे हम लोग, उसका डबल। रिटर्न सी से लेके डी तक 1 किलो न्यूटन है, तो रिटर्न उसका डबल, ये तुम लोग का रिटर्न 1 किलो न्यूटन। देखो आफ्टर दैट चेक करोगे तो डी से लेके ई तक हाफ है यहाँ पे, तो डी से लेके ई तक यहाँ पे हम लोग हाफ ड्रॉ करेंगे। चेक इट, यहाँ पे प्रॉपर नहीं आ सकता लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, और ये तुम लोग का ई पॉइंट हो गया। आफ्टर दैट चेक करोगे ई के बाद देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, टूवर्ड्स द राइट आ रहा है हाफ, तो रिटर्न मैं यहाँ पे उसको पैरेलल यहाँ पे हाफ ड्रॉ कर रहा हूँ।
उसके हिसाब से रिटर्न आगे आगे जाओगे तो देखो 1 2 3 4 अप टू दी पॉइंट तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे डायरेक्टली लास्ट वन ये वाला जे पॉइंट तक तुम लोग यहाँ पे परफेक्टली पहुँचोगे। ये हाफ हो गया, दिस इज उसके बाद 1, उसके बाद रिटर्न 1 और उसके बाद ये 1 और हाफ। चेक करोगे तुम लोग को ये परफेक्टली सिमेट्रिक वाला मिल जाएगा। ओके थोड़ा सा एक पॉइंट ज़्यादा ले लिया मैंने। दिस इज़ फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन और ये हाफ। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये पॉइंट एफ हो गया जी, उसके बाद दिस इज एच और दिस इज जे। नाउ आर पे आओगे रिटर्न, ये तुम लोगों को रिटर्न R1 और R2 तुम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा। ओके उसका वैल्यू आता है अराउंड, ठीक है अभी हम लोग ये वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज हाफ ऑफ द लोड, टोटल लोड जो है ये तुम लोग को इतना ही मिलेगा जो परफेक्टली ई के लाइन में तुम लोग को ये पैरेलल होने वाला है। ओके ये R1 और R2 दोनों का समेशन तुम लोग का वर्टिकल में उतना ही रहने वाला है जितना अपवर्ड फोर्सेस रहने वाले हैं। तो ये जे के बाद आई अगर मेरे को लेना है तो ये R2 रिटर्न बिलो आना पड़ेगा, तो ये यहाँ तक आएगा, दिस इज पॉइंट आई। तो वही पॉइंट चाहिए था अपने को, तो इसके लिए रिटर्न मैं रेफरेंस लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। एक थोड़ा थिकनेस कम ले लेते हैं रेफरेंस लाइन के लिए। ओके दिस इज आवर आई। इफ़ यू वांट इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ओके जब तुम लोग एक्चुअल में ड्रॉ करोगे तो तुम लोगों को परफेक्टली डायग्राम मिलेगी। आफ्टर दैट रिटर्न देखो 1 बाय 1 हम लोग ड्रॉ करेंगे। ए बी ये हो गया, बी से लेके 1 तक लाइन चेक करो, इंक्लाइन लाइन है बी से लेके 1 तक। तो ये देखो बी पॉइंट है, तो वहाँ से हम लोग परफेक्ट इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा थिकनेस ज़्यादा ले लेते हैं, बी से लेके 1 तक ये इंक्लाइन लाइन आएगी। ओके चेक करो पहले तुम लोगों का डायग्राम कैसे आता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये ऐसे के ऐसे ही आए, बिकॉज मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ। बी से लेके 1 तक और 1 से लेके आई दोनों का देखो कॉमन पॉइंट 1 है, तो इसलिए ये तुम लोगों का पॉइंट 1 हो गया। सो इसको बाकी का मैं रिमूव कर लेता हूँ, दिस इज पॉइंट 1। आफ्टर दैट रिटर्न देखो सी से लेके 2 तक चेक करोगे यहाँ पे, सी से लेके 2 तक और 1 से लेके 2 तक। पहले सी से लेके 2 तक उसको पैरेलल लाइन में ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। आई होप इट इज़ पैरेलल 1, ठीक है। और उसके बाद 2 पॉइंट अपने को डायरेक्टली पता नहीं है, मैंने सिर्फ पैरेलल लाइन ड्रॉ की। 1 और 2 इसका लाइन भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, 2 पॉइंट अपना कॉमन आने वाला है। तो 1 और 2 वाला ये जो मेंबर है उसको पैरेलल में यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा, तब जाके अपने को सेकेंड पॉइंट मिलेगा। So we can simply say this is our second point, दोनों का intersection point. This is point number 2. After that next ये देखो ऊपर का D से लेके 3 तक, तो D से लेके 3 तक रिटर्न एक लाइन आएगा पैरेलल टू दिस ओनली। ओके थोड़ा सा यार देखो पैरेलल नहीं आ रहा है लाइंस ऊपर और दोनों, ये पैरेलल ही होगा। तुम लोग एक्चुअल में ड्रॉ करोगे इससे पैरेलल नहीं चाहिए अपने को, इससे पैरेलल चाहिए, ठीक है। ये अभी डी से लेके 3 तक किधर तो है 3 अपने को पता नहीं है। सो वी कैन ड्रॉ दी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ 2 पॉइंट पता है। तो 2 से लेके 3 तक देखो ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन है मतलब ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। सो वी कैन ड्रॉ दिस वर्टिकल लाइन सो दैट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस 2 विल बी नथिंग बट योर थर्ड पॉइंट। आफ्टर दैट 3 से लेके 4 तक, तो 3 से लेके 4 तक देखो इंक्लाइन लाइन है, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, दोनों में से एक होने वाला है। बट इफ़ यू ऑब्जर्व I4 का जो वैल्यू है तुम लोगों का वो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर है, तो इसको परफेक्टली हम लोग पैरेलल लेंगे नीचे, तब जाके आई वाले लाइन से कनेक्ट हो सकता है। सो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा। मोस्टली इधर ही कनेक्ट हो जाता है, जस्ट चेक। तुम लोग जब स्केल से निकालोगे तब तुम लोग को पता चलेगा दिस इज़ योर 4th पॉइंट। नहीं हुआ तो भी चलेगा। ओके ये सब टोटल पॉइंट लेने के बाद सिंपली अपने को इसका लेंथ मेजर करना है, हर एक लेंथ का। चेक करोगे B1 मतलब L1 और U1 के अंदर का जो तुम लोग का फोर्स है वो। ये जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम। आफ्टर गेटिंग दिस, आफ्टर ड्राइंग हम लोग रिटर्न मेजर करेंगे हर एक का लेंथ। स्केल अपने पास है ही, दोनों के लिए हम लोगों ने स्केल सेम ही रखा था, दैट इज 1 किलो न्यूटन विल बी नथिंग बट 1 सेंटीमीटर।
तो इसलिए अभी जितना सेंटीमीटर आएगा उतना किलन टन उसके अंदर लोड रहने वाला है। तो आफ्टर गेटिंग दिस, इसमें हम लोग टेंशन पॉजिटिव और कंप्रेशन नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो डायरेक्शन हम लोगों ने लिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, अगर ये टेंशन में लिया हुआ है हम लोगों ने तो इट विल बी पॉजिटिव, कंप्रेशन में रहेगा तो वो नेगेटिव। सिर्फ वैल्यूज़ अपने को यहाँ से मिलने वाला है दोनों इसमें से। सो आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू हम लोग थर्ड टेबल बनाएंगे। अब ये टेबुलर फॉर्म देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो वो टोटल मैं टेबल यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, एक्चुअल में तुम लोगों को एग्जाम में इतना नहीं रहने वाला है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल टेबल में यहाँ पे लिखा हूँ। सो इफ़ यू ऑब्जर्व, पहला जो मेंबर्स है वो लिखे हो मैंने, फोर्स ड्यू टू द यूनिट लोड दैट इज ग्रेविटी की वजह से ये लेंथ मेजर करने के बाद इतना तुम लोगों का लोड आया हुआ है। नेगेटिव पॉजिटिव विल डिपेंड ऑन द कंप्रेशन एंड टेंशन। हम लोगों ने टेंशन पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव लिया हुआ है। फोर्स ड्यू टू दी 2 किलोटन डेड लोड, हम लोगों ने कैलकुलेट किया है डेड लोड 2 किलोटन, तो सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से अपने को डेड लोड मिलेगा। फोर्स ड्यू टू 1.6 किलोटन लाई लोड, लाई लोड भी अपने पास है, तो इसी वैल्यू को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ये लाई लोड मिलने वाला है। देन विंड लोड के लिए भी अगर आगे जगह है तो वहाँ पे विंड लोड कर सकते हो तुम लोग। फोर्स ड्यू टू दी विंड लोड, यूनिट लोड की वजह से हम लोगों ने निकाला हुआ है। यूनिट लोड तुम लोग का विंड लोड जो रहेगा उसकी वजह से ये वैल्यूज़ अपने को मिला है बाय मेजरिंग दी वेक्टर डायग्राम। उसके बाद फोर्स ड्यू टू दी 5.23 किलोटन, ये अपना कैलकुलेटेड वैल्यू है जो अपने को एक्चुअल विंड लोड है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सो दैट यू विल गेट दिस मैक्सिमम वैल्यूज़। ओके, अभी यहाँ से ही तुम लोग ये तुम लोग निकाल सकते हो, तुम लोग जो मैक्सिमम वैल्यू हो वही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, डेड लोड और लाई लोड के लिए। बट अपने को देखो क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द लोडिंग मैंने सिखाया था तुम लोगों को स्टेप में कि अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ द लोडिंग लेना पड़ता है, दैट इज़ 1.5 डेड लोड प्लस लाई लोड, 1.2 डेड लोड प्लस लाई लोड प्लस विंड लोड, और ये 0.9 डेड लोड प्लस 1.5 लाई लोड। तो तीनों कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग हर एक मेंबर को चेक करेंगे। टोटल मेंबर्स लिखे हुए हैं, डेड लोड, लाई लोड और विंड लोड भी पता है। ओके, तो तीनों का कॉम्बिनेशन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। सो तीनों कॉम्बिनेशन से अपने को, ये तीनों विंड लोड और डाइड लोड के कॉम्बिनेशन से अपने को जो मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलते हैं, वेदर इट इज़ इन कंप्रेशन और टेंशन, वो वैल्यूज़ के लिए हम लोग नॉर्मली डिज़ाइन करते हैं। देयर इज़ नो नीड टू डिज़ाइन फॉर ईच वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखो -27 को डार्क किया हुआ है, -27.5, तो ये मैक्सिमम तुम लोगों का कंप्रेशन है, +24.97 ये मैक्सिमम टेंशन है, ये +23.38 मैक्सिमम तुम लोगों का टेंशन है, रिटर्न ये। अभी ये मैक्सिमम वैल्यू तुम लोग बोलोगे इतना क्यों कंसिडर किया, देखो राफ्टर उन्होंने कंसिडर किया हुआ है, जो अपर मेंबर है उसको हम लोग राफ्टर बोलते हैं, तो राफ्टर के लिए हम लोग एक ही डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें मैक्सिमम टेंशन और मैक्सिमम कंप्रेशन कैलकुलेट किया। टाई मेंबर है जो तुम लोगों के नीचे के सबसे नीचे जो टाई मेंबर रहेंगे उसके लिए रिटर्न चेक कर रहे हो वो, तो उसके लिए तुम लोगों को मैक्सिमम टेंशन मैक्सिमम कंप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टर्ट के लिए, स्टर्ट यानी कि कंप्रेशन मेंबर इन बिटवीन दी ट्रस, उसके लिए चेक करेंगे तो मैक्सिमम टेंशन और कंप्रेशन। स्लिंग यानी कि रिटर्न टाई मेंबर जो इन बिटवीन रहता है उसके लिए भी रिटर्न मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम टेंशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इफ़ यू ऑब्जर्व द टोटल तुम लोगों का लोड, तो इट इज़ वेरी वेरी लेस। तो डिज़ाइन ऑफ मेंबर जब हम लोग करते हैं तो इसके लिए हम लोग एक मेंबर प्रोवाइड करके देखेंगे। अगर तुम लोग का बहुत कम है यहाँ पे लोडिंग, तो हम लोग मिनिमम जो तुम लोगों का एंगल सेक्शन है वही प्रोवाइड करते हैं। इफ़ वैल्यू इज़ सम कंसिडरेबल तो उसके लिए हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करते समय इफ़ दी कंप्रेशन, अभी देखो पहला जो राफ्टर देखोगे तो यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, नेगेटिव मतलब कंप्रेशन, तो 27.5 कंप्रेसिव लोड है। तो हम लोग क्या करेंगे, 27.5 एज ए कंप्रेसिव लोड कंसिडर करके कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करेंगे, कंसिडरिंग एज ए एंगल मेंबर। तो डिज़ाइन होने के बाद जो मेंबर मिलेगा उसके लिए सिर्फ टेंशन का चेक लेंगे, और टेंशन का चेक शुड सेटिस्फाई दी 24.97। स्टेप्स ऑलरेडी है अपने पास। कंप्रेशन के लिए हम लोग L/R का रेशो निकालते हैं, FCD निकालते हैं सिंपल, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मिलने के बाद यहाँ पे हम लोग ईल्ड के लिए चेक लेंगे, आफ्टर दैट ब्लॉक शेयर के लिए लेंगे, आफ्टर दैट तुम लोग का जो रप्चर है उसके लिए लेंगे। डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट लिया तो भी चलेगा, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो जो प्रोवाइडेड मेंबर है इट इज़ ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका आगे का डिज़ाइन क्या रहेगा। ओके।